सभी को मेरा नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है अल्कोहल और इपॉक्साइड का, जिसमें हमने अल्कोहल लिया है और वाइनिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल और ग्लाइकोल हम पढ़ चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट था वो भी आपको बता दिया गया है। आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्लिसरॉल आज का हमारा विषय है। ग्लिसरॉल पढ़ने से पहले आपको उसकी संरचना पता होना चाहिए। देखिए, इसमें 3 OH समूह होते हैं, ये देखिए आप, और इसका IUPAC नेम है 1,2,3 प्रोपेन ट्राईओल, 1,2,3 प्रोपेन ट्राईओल या फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। तो ग्लिसरॉल को हमने टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां, और इसके बाद हम पढ़ेंगे उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो सबसे पहली जो विधि है वो आप देखें, वो है फैट्स एंड ऑयल से। फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या हैं? ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, ट्राई एस्टर्स होते हैं। तो जब इन ट्राई एस्टर्स का, देखिए ये एस्टर समूह है COOR, ये पूरा आप देखें, ये COOR समूह है और ये एस्टर होता है। और जब इसका जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये इसके बनाने की पहली विधि है। सेकेंड प्रिपरेशन आप देखें प्रोपीन से। प्रोपीन की संरचना आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखें अच्छे से। जब प्रोपीन की अभिक्रिया 600 डिग्री सेल्सियस पर Cl2 से होती है, तो देखिए जब 600 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया हो रही है, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ऐसे नहीं होंगे कि डबल बॉन्ड पे Cl जोड़ दें या क्या करें। जब 600 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन यदि एग्जाम में आपको देते हैं तो आपको उसका प्रतिस्थापन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोपीन में CH3 है, उसका एक हाइड्रोजन आप हटाइए और उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद वहां पे जोड़ दीजिए एक Cl को। तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा आपका एलिल क्लोराइड, और जो एक Cl बचा हुआ है और जो हाइड्रोजन निकला है उससे बन जाएगा आपका HCl। तो प्रोपीन से अभिक्रिया करने पर 600 डिग्री सेल्सियस से जब गर्म किया जाता है इसको, तो हमें एलिल क्लोराइड मिलता है। इसके बाद 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस पर NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये Cl हटकर यानी प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये जो Cl है वो हटता है और उसकी जगह NaOH का OH जाकर के यहाँ पे अटैक करता है। तो बनेगा क्या आपका? Cl की जगह OH लगने पर आपको मिलेगा एलिल अल्कोहल, जो हम पढ़ चुके हैं, और साथ में मिलेगा NaCl। और फाइनली इसकी रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड से होती है एलिल अल्कोहल की। तो आप देखें ये प्रोडक्ट बनता है, जिसमें आप देखें 1 और 3 पोजीशन पे यदि हम इसका नाम लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन 1,3 डायोल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद वापस से NaOH से अभिक्रिया होती है। तो जो बीच वाला Cl था, ये देखिए आप कि NaOH से अभिक्रिया होती है और हीट किया जाता है इसकी प्रेजेंस में। तो जो बीच वाला OH, बीच में जो Cl था जो बचा हुआ था, ये देखिए आप, बीच में जो Cl था वो हट करके यहाँ पे लग जाता है, ये देखिए OH लग जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था ग्लिसरॉल, वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो 2 प्रिपरेशन है। सेकंड वाली प्रिपरेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। थर्ड प्रिपरेशन है वो भी प्रोपीन से ही है। जब प्रोपीन की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि
ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर ये जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। देखिए C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है। तो CuO की उपस्थिति में जब हम 350 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण होता है और CH3CHO में परिवर्तित हो जाता है। आपको ध्यान होगा, ये मैंने आपको बताया था, इसे कहा जाता है एक्रोलीन, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि एक्रोलीन की संरचना क्या होती है। इस एक्रोलीन को जब H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जब अभिक्रिया होती है तो देखिए H2O2 से अभिक्रिया होने पर डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, उसको तोड़िए और दोनों कार्बन पर OH जोड़ दीजिए, ये यौगिक बनता है ना। इसके बाद ये जो यौगिक बना है, अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो अब देखिए यहाँ पे एक OH भी है और यहाँ पे CHO भी है, और एल्डिहाइड क्योंकि सीनियरिटी में ऊपर आता है तो नंबरिंग एल्डिहाइड से होगी। तो यहाँ पर आप देखें नंबरिंग जो होगी वो 1, फिर ये 2 और ये 3, तो इसका नाम होगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा कॉपी लेकर के भी बैठें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल सुनने से समझ में ही आती है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप जैसा भी हो कॉपी को साथ लेके बैठें ताकि आपको आसानी हो। अब आप देखिए, एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। उसी का अगर हम उल्टा करें, अपचयन कराएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड का अपचयन कराने पर हमें अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब अपचयन कहलाता है। तो एल्डिहाइड में इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जोड़ दें आप, तो आपको ये हमारा जो अंतिम प्रोडक्ट है, उत्पाद है ग्लिसरॉल, वो प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ प्रिपरेशन है इसकी, वो है एसीटोन से। देखिए ये एसीटोन है CH3COCH3, या फिर हम इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। जब प्रोपेनोन का अपचयन कराया जाता है निकेल की उपस्थिति में, देखिए अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जब हम बहुत सारी परिभाषा पढ़ते हैं, 2-3 जो परिभाषाएं होती हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अल्कोहल जब एसीटोन का अपचयन होता है, अपचयन का मतलब आप देखिए डबल बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसमें से आप पाई बॉन्ड को तोड़िए और एक हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ दीजिए और दूसरा हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन पे जोड़ दीजिए, तो देखिए प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसीलिए जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन का जब अपचयन होता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ये आप इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखें। और इसके बाद ये जो अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल जो बना है, उसकी अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होती है और उसकी उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है तो आपको अंतिम उत्पाद जो मिलेगा वो मिलेगा प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन बन गया। प्रोपीन बनने के बाद हमने अभी तीसरी और दूसरी ये जो प्रिपरेशन पड़ी थी, उन दोनों में प्रोपीन से ही आपका जो उत्पाद है ग्लिसरॉल वो बना था। तो इस तरीके से एसीटोन से आप प्रोपीन बना सकते हैं, और प्रोपीन से फिर वापस से वही रिएक्शन आप कराकर कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर इससे पहले वाली जो हमने सेकेंड अभिक्रिया कराई थी उससे, उसको देख करके उसका यूज करके आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ग्लिसरॉल को। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। देखिए मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितना OH ज्यादा होगा उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बंध ज्यादा होगा, उतना ही उस यौगिक का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देखें कि अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि एक ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है कि इथेनॉल
ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, इन तीनों में से क्वथनांक सबसे अधिक ग्लिसरॉल का क्यों होता है और इथेनॉल का कम क्यों होता है? तो आपको जवाब इस प्रकार देना है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो देखिए यहाँ पे केवल एक OH है। ग्लाइकोल हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर 2 OH होते हैं, और ग्लिसरॉल अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने उसमें देखा उसमें 3 OH होते हैं। जितना ज़्यादा OH होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा या उसका क्वथनांक होगा। तो इसी की वजह से आप देखें कि इथेनॉल जो है उसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ग्लाइकोल का होता है लगभग 197 डिग्री सेल्सियस, और ग्लिसरॉल का आप देखें तो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से लिख लें, अपनी जो मैंने समझाया है उसको आप लिख लें, और एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ग्लिसरॉल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लिसरॉल से आने की संभावना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। कुछ रिएक्शंस हम आज करेंगे और कुछ रिएक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोडियम से। देखिए सोडियम एक धातु है, ग्लाइकोल में भी हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जब सोडियम धातु की अभिक्रिया किसी यौगिक से हो और अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस यदि निकलती है तो ये मान लीजिए कि वो यौगिक जो है उसकी प्रकृति अम्लीय है। तो जब हम ये जो ग्लिसरॉल है उसकी अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो आप देखें कि ये जो ऊपर वाला CH2 है उसका एक हाइड्रोजन हटता है, OH में से हाइड्रोजन हटेगा और सोडियम लग जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आप, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके बाद वापस से सोडियम से अभिक्रिया होती है, तो अब आप नीचे की तरफ आ जाएं। ये OH जो है, नीचे जो OH था उसका एक हाइड्रोजन हटता है और सोडियम लगता है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देखिए आप। इसके बाद वापस सोडियम से अभिक्रिया होती है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, आगे अभिक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप ग्लिसरॉल को अच्छे से देखें तो यहाँ पर देखिए दो, ये जो है टॉप वाला और सबसे नीचे वाला, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। और जो बीच वाला है वो द्वितीय अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की जब अभिक्रिया होती है ग्लिसरॉल से तो प्राइमरी अल्कोहल वाले जो हाइड्रोजन है वो हटके सोडियम लगता है, और सेकेंडरी अल्कोहल वाला अभिक्रिया नहीं करता है। और क्योंकि इसमें हर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली है, इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लिसरॉल का जो नेचर है उसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है HCl गैस से। देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं, आप ध्यान रखें, HCl गैस से है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि इसमें हम दो तरीकों से पढ़ेंगे कि यदि हम HCl गैस की मात्रा कम लेते हैं तो, और यदि हम HCl गैस की मात्रा अधिक्य में यानी मोर क्वांटिटी में लेते हैं तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो है आपका ग्लिसरॉल, दिख रहा है आपको ये सामने। जब इसकी रिएक्शन HCl गैस के साथ होती है और जब हम HCl की कम मात्रा ले रहे हैं, सबसे पहली अभिक्रिया यही है, कम मात्रा में लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला OH है उसका OH को हटा करके आप Cl लगा दें, प्लस एक तो ये उत्पाद बनेगा, और दूसरे में जो सेकेंडरी वाला है अल्कोहल था उसका OH हटा के यहाँ पर Cl लगा दें। यानी जब कम मात्रा में कम मात्रा में HCl को आप लेंगे तो आप ध्यान रखें कि हमारे पास 3 OH हैं, 2 OH प्राइमरी हैं और 1 OH सेकेंडरी है। तो दो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उसमें से किसी भी एक अल्कोहल को आप हटाइए और उसकी जगह Cl लगा दीजिए, ये एक प्रोडक्ट बन गया। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जो दूसरा
जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके OH को हटाइए और उसकी जगह Cl लगा दीजिए। ये दूसरा प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें आप ध्यान रखें। यानी कोई भी प्राइमरी में से अल्कोहल में से एक OH हटा के Cl लगा देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका भी OH हटा के आप Cl लगा देंगे। इसके नाम देख लीजिए। इसके पहले आप ग्लिसरॉल लगा दें। जो नाम लिखा है आपको दिख रहा है, इसके पहले आप ग्लिसरॉल लगा दें तो इसका नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। और यहाँ पे आप देखें इसका होगा बीटा ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा ये आप खुद देखें और अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए ये जो कम मात्रा थी तो अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन और बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन ग्लिसरॉल का बनता है। इसके बाद आता है बी, मतलब सेकंड जो अभिक्रिया है इसी में HCl के साथ। जब हम HCl की मात्रा अधिक लेते हैं या अधिक्य में लेते हैं, तो जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HCl से होती है और HCl अधिक्य में है तो आप देखें होगा क्या। यहाँ पे आपको क्या करना है, अधिक्य में जब होगा आप यहाँ से देखिए ये Cl, एक Cl यहाँ जोड़िए और एक Cl यहाँ जोड़िए और ये OH एज इट इज, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक Cl यहाँ जोड़िए, एक Cl यहाँ जोड़िए और ये होगा OH एज इट इज। यानी आपको क्या करना है, जब आधिक्य में लेना है तो आपके पास 3 OH हैं ग्लिसरॉल के, और जब आधिक्य में होगा तो आप क्या करेंगे कि दोनों जो प्राइमरी अल्कोहल हैं दोनों को हटाइए और दोनों की जगह Cl लगा दीजिए। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा जो है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपका एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी यानी दो प्राइमरी अल्कोहल हैं उसमें से एक प्राइमरी अल्कोहल पर आप क्या कीजिए, ये देखिए ये सेकंड प्रोडक्ट है, एक प्राइमरी अल्कोहल था उसकी जगह हमने Cl लगा दिया और दूसरे प्रोडक्ट में सेकेंडरी अल्कोहल जो था उसको भी हटा करके हमने Cl लगा दिया। तो यदि हम इसका नाम IUPAC से लिखना चाहें तो देखिए नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग तो कहीं से भी कीजिए। OH तो 2 पर ही आ रहा है, सीनियर OH है तो इसका हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन 2 ओल, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन 2 ओल। उसी तरीके से इसमें देखिए नंबरिंग का रहेगा। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। तो आप देखिए नंबरिंग कैसे 1 2 3 हो गई तो ये होगा 2,3 डाइक्लोरोप्रोपेन 1 ओल, ये इसका नाम होगा। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। यानी कम मात्रा की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, आपको ये देख लें आप कि कम मात्रा में देखें तो कोई सा भी एक प्राइमरी को हटाइए और दूसरे में एक सेकेंडरी को हटाइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। जब आधिक्य में आप लेते हैं तो दोनों प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको हटा के Cl लगा दीजिए, एक प्रोडक्ट ये बन गया। और दूसरे में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी अल्कोहल को हटा के Cl लगा देंगे तो आपका प्रोडक्ट वो भी बन जाएगा। इसका IUPAC नेम भी मैंने आपको बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस और करें। थर्ड अभिक्रिया जो है वो PCl5 के साथ है। देखिए PCl5 या फिर PCl3 से अभिक्रिया होती है तो ग्लाइकोल में भी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। आप तीनों OH को हटाइए और उसकी जगह Cl लगा दीजिए। यानी PCl5 के साथ अभिक्रिया हो चाहे PCl3 के साथ हो, आप क्या करेंगे, OH को हटाएंगे और OH की जगह Cl लगा दीजिएंगे। ये आपका प्रोडक्ट है। ये आता है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। ये एग्जाम में सीधे सीधे आपका आया भी गया है और पूछ लिया जा सकता है। यह है अभिक्रिया Pi3 से, या फिर हम ये कह सकते हैं और में हम लिख सकते हैं HI से। तो देखिए इसमें भी दो चीजें हैं कि यदि हम HI की मात्रा कम लेते हैं या फिर अधिक लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ये इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए
सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यदि HI की मात्रा हम कम लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, तो देखिए आपको दिख रहा है ये ग्लिसरॉल है, आपके सामने है, इसकी अभिक्रिया हमने HI से कराई। तो आप क्या करेंगे, वही जो आपने PCl5 में किया था, OH को हटाइए, तीनों OH को, और उसकी जगह आप लगा दीजिए I। लेकिन यहाँ वापस से वही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या होता है कि देखिए कार्बन कहाँ है, ऊपर, और आयोडीन कहाँ है, नीचे। तो आप देखें कि इनकी ऊर्जा में बहुत अंतर है, इनके आकार में बहुत अंतर है। तो इस आकार के अंतर की वजह से देखिए कार्बन का आकार बहुत छोटा है, आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है। तो आप देखिए कि ये जो बनता है ट्राई आयोडो जो बन रहा है, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि C का जो आकार है, कार्बन का आकार बहुत छोटा है और आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है। तो ये बिल्कुल अस्थायी होता है, बॉन्ड बहुत वीक होता है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो आपको मैंने सर्कल बनाया, ये देखिए आप, ये जो आयोडीन है ये बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ से -I2 होगा, और -I2 होने के बाद आप देखें, देखिए ये जब I2 निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ एक नया बंध बन जाएगा बीच में। और आप देखें यहाँ नया बंध सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH2 और I, यानी ये है आपका एलिल आयोडाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप HI की कम मात्रा लेते हैं तो अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद जो बनता है वो आपका एलिल आयोडाइड बनता है। इंपॉर्टेंट बात। अगला है, यदि हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं या अधिक मात्रा में लेते हैं, तो क्या होगा। आप देखें, ये आपको दिख रहा है, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया हमने किससे कराई, HI से। तो बिल्कुल वही होगा, तीनों OH को हटाइए और उसकी जगह I को लगा दीजिए, लगा दिया। वापस आपको पता है कि क्योंकि I का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो देखिए ये जो I और ये जो I है, ये बॉन्ड टूटेगा और I2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जब कम मात्रा में लिया था, वैसा है। देखिए एलिल आयोडाइड बन गया है ना। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपने HI आधिक्य में लिया है, तो इसकी अभिक्रिया, एलिल आयोडाइड की अभिक्रिया वापस से HI से होती है। और इसमें देखिए आप, तो आप देखें कि जब HI से अभिक्रिया होती है तो लगभग इसका आप अगर एडिशन की बात करें तो लगभग मार्कोनिकॉफ के नियम के जैसा हो रहा है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, जब असममित एल्कीन पर एडिशन होता है HBr का, या हम कहें वो HBr के लिए बताता है वैसे, तो जब भी एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो डबल बॉन्ड में देखिए डबल बॉन्ड है, एक तो ये वाला है, ये देखिए आप, और एक ये। तो इन दोनों में से देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ पर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। तो नेगेटिव पार्ट यानी I जो है इसका, HI का जो I है वो वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए I यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड टूटा, और देखिए सिंगल बॉन्ड बना, H ऊपर गया और ये नीचे आ गया। अब वापस आप देखें कि कार्बन का आकार छोटा है और आयोडीन का आकार बड़ा है, तो वापस से ये जो आपका प्रोडक्ट बना है उसमें से I2 वापस निकलेगा, और I2 निकलेगा, यानी ये पूरा I2 आप देखें इस तरीके से पूरा I2 निकलेगा। और I2 निकलने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखिए ये CH2 और ये हाइड्रोजन है, ये तो हो गया CH3। इसके बाद I और I निकल गया, तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी CH2 फिर डबल बॉन्ड CH और ये CH3, यानी ये बन गया प्रोपीन। प्रोपीन बन गया। अब क्योंकि HI आधिक्य में है तो वापस से HI का मॉलिक्यूल आता है और आकर के वापस से मार्कोनिकॉफ नियम की तरह एडिशन होता है। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा
जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है डबल बॉन्ड पर, यानी डबल बॉन्ड पर उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। आप देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन, तो आई कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो आप देखें आपको दिख रहा है आई यहाँ गया, तो इसको हम फाइनली CH3 CHI और ये आप देखें CH3, ये आपका अंतिम उत्पाद बनेगा। इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपिल आयोडाइड, इसका नाम है। जो प्रोडक्ट बना है आपका आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जब HI की मात्रा कम होती है तो एलिल आयोडाइड अंतिम उत्पाद बनता है, लेकिन जब हम आधिक्य में HI लेते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है आपका, आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। अब आप देखें कि आइसोप्रोपिल आयोडाइड तो बन गया। अब ये जो पूरी जो अभिक्रिया समझाई है मैंने आपको, उसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी भले आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में दिक्कत आती है, तो इसको आप अच्छी तरीके से करें। फिफ्थ है, अगली जो अभिक्रिया है वो है ऑक्जेलिक अम्ल से। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जा चुकी है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम था जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से 110 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर 260 पे। यानी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। एक अभिक्रिया होगी 110 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरी अभिक्रिया होगी 260 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको भी अच्छे से ध्यान करके जाएं आप। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जब ऑक्जेलिक एसिड से होती है 110 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप समझने के लिए ऑक्जेलिक एसिड को इस तरीके से लिखें। अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो समझाने के लिए इस तरीके से लिखें। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लिसरॉल है इसकी अभिक्रिया जब ऑक्जेलिक एसिड से होती है तो यहाँ आप देखें ये ऑक्जेलिक का OH और ये अल्कोहल का हाइड्रोजन निकलता है। हीट करने पर यहाँ पे -H2O होता है और क्या बनेगा आपका, ये देखिए आप, ये प्रोडक्ट बनता है आपका, या इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे इसको। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। इसका नाम जो है, ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। अब इस ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट को जब हीट किया जाता है, ये हीट किस पे, वापस ये 110 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, हीट किया जाता है तो देखिए यहां से CO2 निकलता है, दिख रहा है आपको CO2 लिखा हुआ है, CO2 निकलेगा। CO2 कौन सा निकलता है, देखिए आप, ये वाला। जब ये CO2 निकलेगा तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बंध बन जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये जो बना है आपका इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की अभिक्रिया अगले स्टेप में होती है, इसका जल अपघटन होता है और जल अपघटन होने पर आप देखें क्या होगा, H2O से अभिक्रिया होती है। तो आप समझने के लिए क्या करें, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन यहाँ जोड़ें और वाटर का OH यहाँ जोड़ें, तो आप देखिए CH2OH हो जाएगा। तो देखिए CH2OH, ये OH और ये OH, यानी हमें वापस से 110 डिग्री पर जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से कराई जाती है तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमें ग्लिसरॉल ही मिलता है और ग्लिसरॉल के साथ में हमको मिलता है फॉर्मिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड से कराने पर हमें वापस से ग्लिसरॉल मिल गया और साथ में मिलता है आपको फॉर्मिक एसिड। इसी में अगली अभिक्रिया है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही अभिक्रिया है, लेकिन ये है 260 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप क्या करें इसमें, देखिए 260 डिग्री सेल्सियस पर जब ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया होती है तो आप
ऑक्जेलिक एसिड को इस तरीके से लिखें एग्जाम में ताकि आप समझा सकें। तो देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड का OH और ये ऑक्जेलिक एसिड का दूसरा OH और ये मिल करके वाटर निकल रहा है, तो यहाँ से होता है -2H2O। यहाँ से होता है -2H2, दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो आप देखिए कि ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बंध बनेगा। देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध है और ये ऑक्सीजन ऊपर, इस तरीके से संरचना बनती है और इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट। इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट। अब ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट को वापस जब हीट किया जाता है 260 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलेगा, देखिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और इस OH को तो छुआ ही नहीं गया है, एज इट इज है ये। तो देखिए ये OH ये रहा और इसके बीच में देखिए ये जो है डबल बॉन्ड बन गया, ये दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड बन गया है। तो जो आपका अंतिम उत्पाद बना है वो एलिल अल्कोहल बना है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान रखें, अब एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्जेलिक एसिड से अभिक्रिया होती है तो हमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, वापस ग्लिसरॉल मिलेगा प्लस फॉर्मिक एसिड मिलेगा। और यदि हम 260 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो हमें अंतिम उत्पाद जो मिलेगा वो एलिल अल्कोहल मिलेगा। चलिए आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसको आप प्रैक्टिस करते रहें। यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा लंबे समय तक, और केवल देख के भूल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू।